हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अभी जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आया है उसमें बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि सिलेबस में देखो कुछ कन्फ्यूज़न तो ज़रूर है। पहले क्या सिलेबस था उसी हिसाब से जो बुक्स हैं वो पब्लिश हुई है। अब जो सिलेबस आया है उसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, उसमें अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसमें अगर आप सिलेबस में ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 मेथड्स के बारे में दिया गया है। एक मेथड है उसमें क्रैमर रूल, एक मैट्रिक्स मेथड और एक रो रिडक्शन मेथड। अब समस्या ये है कि जो हम एमएल अग्रवाल बुक कर रहे हैं उसमें क्रैमर रूल दिया हुआ है, आरडी शर्मा कई स्कूलों में लगी हुई है वहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स मेथड दिया हुआ है, और रो रिडक्शन का तो अभी नाम ही नहीं है कहीं। लेकिन आप किसी बात की चिंता ना करें, आप गॉड क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जो भी सिलेबस में आना है नहीं आना है सब कुछ मैं उसके हिसाब से आपको करवाता जाऊँगा। आज के इस वीडियो में हम पहले एमएल अग्रवाल से क्रैमर रूल करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स मेथड के बारे में और फिर रो रिडक्शन मेथड, तीनों मेथड के बारे में बता दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सिर्फ अपना पढ़ाई करें, मस्त रहें, एंजॉय करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएँ। बस यही हमारा प्रयास है और इसी प्रयास पर आप सब खरे उतरने की कोशिश करें। साथ ही चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना प्रमोट करें, शेयर करें वीडियोज़, क्योंकि ये सारा कंटेंट उन सभी लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स नया कंटेंट है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या सिलेबस में आना है क्या नहीं आ रहा है। हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 350 के आसपास हैं। जब तक ये वीडियो अब तक आएगी मे बी 400 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो सभी आपस में शेयर करते हैं अपनी बातें, अपने डाउट्स, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है चैनल पर आकर आप पूछ सकते हैं। और जो चैप्टर हमने कर दिए हैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करना ना भूलें, आपको उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आज की हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली क्रैमर रूल के बारे में। ये जो 3 मेथड है मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए, हम बारी बारी से एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारा फोकस रहेगा वो क्रैमर रूल पे रहेगा कि क्रैमर रूल क्या होता है, इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो चैप्टर 3 दिया हुआ था वो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही दिया था, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। अब जो सिलेबस आ रहा है उसमें वो कहता है कि वो एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे। आपने कर लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेथड आपको वो भी आना चाहिए, आगे वो जाके कहीं ना कहीं काम आपके ज़रूर आएगा, क्योंकि हर जगह आप मैट्रिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इक्वेशंस के बारे में बताऊं, जिसमें आपको समझना है कि यहाँ पर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये किस टाइप की इक्वेशन होती है। तो अगर हम बात करें होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस, देखिए कोई भी इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व करी हैं, उसमें 3rd चैप्टर में भी हमने सॉल्व करा है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हो गई, कुछ भी हो सकती है, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ बस। 2x प्लस में 3y प्लस में 6z इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेरिएबल के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मेन आपको फोकस देखना है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स पर। कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म्स 0 के बराबर होगी। ठीक है, मैं इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ, बस यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 के बराबर लिख देते हैं हम। तो ये आपके पास इक्वेशंस है। अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है, तो इस होमोजीनियस का मतलब आपके जो इक्वेशंस में आएगा वो क्या आएगा, जिसमें आपका ये d1 d2 d3 आप ये कह सकते हो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, तो इस तरह की जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। जिसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म हो, सारी 0 नहीं होनी चाहिए, एक 0 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर तीनों इक्वेशन में 0 आ जाता है तो होमोजीनियस होती है। अगर ये तीनों इक्वेशन में 0 नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशंस जो हैं ये है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन पता लग गया हमें, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पता लग गया। अब इसका काम क्या है, यहाँ से हमें ये समझना है कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वेशन किस किस टाइप की है। इससे आगे अगर हम बात करें
तो बच्चों अगर आपको जो सिस्टम है, जो लीनियर इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है, तो उससे हम पहले पता लगाते हैं कि भाई उसके जो यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो उसका सिस्टम है वो किस तरह का होता है, तो ये आपको याद दिलाएगा थोड़ा सा 10th क्लास की, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम उसमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यूज़ करते थे, और ये पूरा सिस्टम लगभग वही है। यहाँ पर कहता है कि अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई एक सॉल्यूशन अगर पॉसिबल होगा, तो एट मीन्स वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम किस तरीके से होगा अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही हम मानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर नो सॉल्यूशन है, यानी कोई भी सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर नॉन होमोजीनियस के हमें 3 क्राइटेरिया पता लगे। अगर बात होमोजीनियस की आती है, होमोजीनियस का मतलब जहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं। अगर कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि वहाँ पर x, y, z तीनों की वैल्यू 0 0 आएगी, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो भी, अब सॉल्यूशन तो आप यहाँ निकाल नहीं सकते, सॉल्यूशन यहाँ निकाल नहीं सकते, लेकिन सिस्टम तो फिर भी यहाँ पर कंसिस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। इनकंसिस्टेंट वाला यहाँ पर केस आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन के हिसाब से क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है। अब बात आती है जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, जो सबसे मेन टॉपिक है, क्रैमर रूल की हेल्प से आपको इसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पहले उसका हम करते हैं, फिर 3 वेरिएबल्स का करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, तो सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपके पास 2 इक्वेशन है। मान लो ये a1x प्लस में b1y इक्वल्स टू में c1, a2x प्लस में b2y इक्वल्स टू c2। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है, मान लो इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, तो आप इस c1 को पहले उधर लेके जाएंगे, -c1 बन जाएगा। जो भी साइन होगा उसके हिसाब से चलना है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है आपको वो राइट हैंड साइड में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, ये हमारी कहाँ होनी चाहिए, ये राइट हैंड साइड पर ही होने चाहिए, जैसे अब यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये हमें पता है कि हम इससे मैट्रिक्स एक बना सकते हैं। जो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट है उससे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये बन गया आपके पास a1 a2 b1 b2। और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपको कैसे लिखने हैं, x y। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसे बनेगा a1x प्लस में b1y। मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन सभी को आता ही होगा। a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड c2। ये जो मैट्रिक्स है आपको इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका, इस मैट्रिक्स का, a1 a2 b1 एंड b2। उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें d1 फाइंड करना है और हमें d2 फाइंड करना है। अगर हम 2 इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये d1 और d2 फाइंड करने, कैसे फाइंड करना है इसको आप समझ लें एक बार। ये आपको फाइंड करना है कैसे, आपको जो ये c1 c2 है इसको आपको रिप्लेस करना है कहाँ पर, जो इसके पहले एलिमेंट है, पहले कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है, जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह उठा के आपको क्या करना है, c1 और c2 को रखना है। तो यहाँ c1 c2, दूसरे वाले को आपको एज इट इज़ रखना है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना। अगर हम d2 की बात करेंगे तो d2 के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जो y के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट ये दोनों हैं b1 b2, इनको चेंज करना है। जो x के कोफिशिएंट है उनको आपको एज इट इज़ रखना है। यहाँ पर आ जाएगा c1 एंड c2। तो इस तरीके से आप पहले d निकाल लेंगे, d की हेल्प से d1 निकालेंगे और d2 निकालेंगे। क्लियर होगी बात। अब x की वैल्यू आपकी निकलेगी कैसे, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर x की वैल्यू का फार्मूला, मैं सीधा फार्मूला आपको बताता हूँ कैसे आप बनाएंगे। आपको d1 को डिवाइड करना होगा d से। ठीक है, d1 को डिवाइड करना होगा d से, और d2 को डिवाइड करेंगे आप d से, तो आपके पास मिल जाएगी वैल्यू किसकी, y की। अब आप कहोगे कि सर ये तो फार्मूला तो आपने बता दिया, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे भाई, फार्मूला बनाना भी सीखना है, तो वो भी सिखा देते हैं कि फार्मूला ये बना कैसे है।
ठीक है। लेकिन आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपसे फार्मूला बनाना नहीं सीखेंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चंस तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला आपका बना कैसे। आपके पास डी आ गया, डी आपके पास ये आ गया, इस डी को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, एक्स डी निकालता हूँ। तो एक्स डी का मतलब क्या हुआ कि हमें x को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब हुआ। अब x को जब आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, तो हमने यहाँ पर x को देखो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ये बन गया x इंटू में a1 और x इंटू में a2। आपको ये पता है कि भाई डिटर्मिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, किसी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अभी रह गया b1 और b2। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को ये इक्वेशन बनानी है। तो a1x तो मेरे पास है, मेरे को b1 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ और इसके साथ ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉलम 1 की जगह लिखते हैं कॉलम 1 प्लस में y टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो आपके पास क्या बना, कॉलम 1 तो आपके पास ये है ही a1x, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसे, प्लस इसको y से मल्टीप्लाई करके बनेगा ये b1y। ऐसे यहाँ से आ जाएगा आपके पास a2x प्लस में b2y, ये आपके एज इट इज़ रहेंगे b1 और b2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किसके बराबर है, ये देखो किसके बराबर है, c1 के बराबर है। ये किसके बराबर है, c2 के बराबर है। तो इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे यहाँ पर c1 अपॉन c2 एंड b1 अपॉन b2। अब ये क्या है आपका, ये क्या है आपका d1 है, तो इसकी जगह आपने पुट कर दिया d1। यानी हमने सॉल्व किया, एक्स डी की जो वैल्यू थी किसके बराबर हमने प्रूव कर दी, d1 के बराबर प्रूव कर दी। यानी यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी d1 अपॉन में d। अब सेम यही प्रोसेस अगर आप यूज़ करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी d2 अपॉन में d। तो इस तरीके से जो क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल की हेल्प से आपको x y की वैल्यू निकालने के लिए d1 की वैल्यू निकालनी है, d2 की वैल्यू निकालनी है, उसको d से आपको डिवाइड कर देना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम तीसरी जो इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, उस पर हम चलेंगे। पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/2 का एक एग्जांपल लेते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये सारे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के हैं अभी हम कर रहे हैं, होमोजीनियस की हमें बात अभी हम नहीं कर रहे। तो हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन भी साथ साथ कवर होते जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है 3x प्लस में y इक्वल्स टू 5। एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, 3x प्लस में y इक्वल्स टू में 5 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स में फॉर्म करते हैं। ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ से 1 2, ये हो गया x y और ये आ गया आपके पास 5 3। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें d निकालना है। d का मतलब क्या हुआ, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 3 1 1 2, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब हम निकालते हैं यहाँ पर d1 हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, d1 के लिए जो आपके पास ये जो कांस्टेंट वाली टर्म थी, इसको आपको रिप्लेस करना है किसके साथ, x वाले के साथ, ठीक है। x वाले की जगह पर आपको रिप्लेस कर देना है। जो y वाली टर्म्स है उनको आपको एज इट इज़ रखना है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, ये आ जाएगा 7। अब आप निकालो d2। तो d2 के लिए क्या करना है, जो आपकी x के कोफिशिएंट थे उनको आपको एज इट इज़ रखना है। इनको किसकी जगह रखना है, y के कोफिशिएंट की जगह रखना है, y3 की जगह, y के कोफिशिएंट की रखना है 5 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 माइनस 5, ये आ जाएगा आपके पास 4। तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या था, d1 अपॉन d। d1 कितना है आपके पास, d1 कितना है 7, d कितना है 5, y की वैल्यू के लिए 4 अपॉन में 5, ठीक है, d2 अपॉन में d। अब यहाँ से देखो आपके पास x की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू ये आ गई है। अगर आप अपना आंसर चेक करोगे तो आंसर भी ठीक है, प्लस अगर आंसर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लो। जो पहली इक्वेशन है वहाँ पर मैं रखता हूँ x की जगह 7 अपॉन में 5, y हो गया 4 अपॉन में 5, 21 अपॉन में 5 प्लस में 4 अपॉन 5 यानी 25 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो 5,
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक 2/2 का आपको सॉल्यूशन निकालना आ गया क्रैमर रूल की हेल्प से। अब हम बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की या फिर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। उसमें आपको क्या करना है, प्रोसीजर उसमें भी सेम रहेगा बिल्कुल। अगर आपके पास मान लो इक्वेशन आती है 3 वेरिएबल्स में, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल्स टू में d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y और c3z इक्वल्स टू d3। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स आप बना लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। इसको आपको वैसे बना लेना चाहिए, पर ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे तो सॉल्यूशन आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। आपको बस मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, कांस्टेंट पता होनी चाहिए। और फिर याद दिला रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू आपकी कहाँ होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। भूल मत जाना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास डी निकालना है। डी क्या आ गया, आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप d1 निकालेंगे। d1 के लिए क्या करना है, इन तीनों को रिप्लेस करना है, किसके साथ, x के साथ। तो x वाले जो a1 a2 a3 है उसकी जगह d1 d2 और d3 रख देंगे। बाकी एज इट इज़ रखेंगे, बाकी में कोई चेंज आपको नहीं करना। सेम ऐसे ही फिर आप d2 निकालेंगे। d2 के लिए क्या करना है, इसको आपको रिप्लेस करना है y वालों की जगह, यानी जो x के कोफिशिएंट है यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना। और सेम ऐसे आप निकालेंगे d3। अब यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट आपको सेम रखने हैं। आपको यहाँ पर z की जगह पर ये पुट कर देना है। अब जैसे अभी हमने 2/2 में समझा था कि जो x की वैल्यू क्या होती है, d1 अपॉन में d, y की वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन में d और z की वैल्यू हो जाएगी d3 अपॉन में d। तो इस तरह से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास x y z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इस 4th क्वेश्चन को हमको इसी तरीके से करना है। इसमें 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है। इस 3/3 मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ये कहता है 5x माइनस 7y प्लस में z, 5x माइनस 7y प्लस में z इक्वल्स टू 11, ये पहली इक्वेशन है। उसके बाद कहता है 6x माइनस 8y माइनस z इक्वल्स टू 15, 3x प्लस में 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 7। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, फिर ये मैट्रिक्स आप बनाओगे तो यहाँ से आएगी 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 एंड माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x y z से, तो आपके पास ये कांस्टेंट के बराबर है। d निकालते हैं, तो d का मतलब हो गया आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको 5 इंटू में, इस रो के साथ सॉल्व करेंगे तो 5 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 48 प्लस में 2, ठीक है, ये प्लस में 2 हो जाएगा। फिर इसका साइन हम चेंज करते हैं तो 7 की जगह यहाँ पर ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, माइनस 36 प्लस 3, फिर प्लस 1 की हेल्प से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 12 प्लस में 24। तो इसको देखो सॉल्व करो, 50 हो गया, 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 250, माइनस 33 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे 36 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 50 में से 31 माइनस करेंगे 19, तो 19 प्लस में 36 यानी 55 वैल्यू आ गई। तो ये तो आ गया आपके पास d। अब क्या करना है, हमें d1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब d1 की वैल्यू फाइंड करो, d1 आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आपको रिप्लेस करना है x वालों के साथ, बाकी सब कुछ वही रखना है। इसको सॉल्व करो, 11
इन 2 में, ये रो कॉलम छोड़ेंगे तो यही आएगा 48 प्लस में 2 प्लस 7, इसमें वो नहीं आएगा, कहीं इसमें भी सेम उतार दोगे, हर बार ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं होएगा। इसको और इसको छोड़ेंगे, -90 प्लस 7, उसके बाद फिर प्लस 1, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे 30 प्लस में 56, 50 आ गया, 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 550, यहाँ से आ जाएगा -83, 83 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56 और 2 58, इधर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 86। ये दोनों प्लस वाले इनको सॉल्व करो, 6 8 प्लस 5 13 और 6 माइनस 5 81, इसको माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 आ गया आपके पास 5, ये भी आ गया 55। अब यहाँ पर आप निकालो D2, तो D2 के लिए क्या करना है आपको, जो ये वाले एलिमेंट है इसको कहाँ रिप्लेस करना है, y की जगह रिप्लेस करना है, इसकी जगह, यानी जो पहले वाले एलिमेंट है कॉलम के वो ऐसे ही रहेंगे, दूसरे की जगह ये आ जाएगा 11 15 और 7, इधर से आ जाएगा 1 -1 एंड -6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, -90 प्लस 7 -11, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, -36 प्लस 3, फिर प्लस 1 की हेल्प से करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, 42 माइनस 45, ये छोड़ा 45 माइनस 42 माइनस 45, ठीक है। यहाँ से कह रहा है 83 आ गया, 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 और 1 41, यहाँ पर -33 आएगा, -33 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 33 और 3 36, इधर से आ जाएगा -3, माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं वो होगी आपके पास कितनी, -418 प्लस में 363, यानी सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 3 5, 11 माइनस 6 5, ये आ जाएगा -55। D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 पे चलते हैं। अब D3 के लिए आपको क्या करना है, जो पहले वाले दो एलिमेंट है, दो कॉलम है, उनको एज इट इज़ रखना है, 5 6 7 -7 -8 एंड 2, और आपको रिप्लेस करना है तीसरे वाले को इससे, 11 15 और 7। सॉल्व करो, 5 6 को सॉल्व करेंगे, ये रो छोड़ी ये कॉलम छोड़ा, -56 -30 प्लस 7, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 42 -105 प्लस 11, ये रो कॉलम छोड़ेंगे 12 प्लस में 56। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या करना है, 12 प्लस में ये रो कॉलम छोड़ा हमने 12, एक मिनट, यहाँ 5 6 7 नहीं है, इधर 3 है, अभी गड़बड़ हो जाती, -7 -8 2 11 15 और 7, ये आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लो दोबारा से, ये रो कॉलम छोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रो कॉलम छोड़ेंगे फ़र्क पड़ेगा, 42 माइनस 45। कैलकुलेशन ध्यान से करना, एंट्रीज ध्यान से लिखना, एक बार गलती होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता पकड़ना। फिर इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ पर आ गया 12 प्लस में 24, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 86 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40 और 3 43, इधर से आ जाएगा -3 -21, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 3 कितना हो गया 39। ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में 396, इसको सिंप्लीफाई करो, 11 माइनस 6 5, यहाँ बचेगा 4, 14 माइनस 9 5, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया और D3 भी आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, D1 अपॉन में D। D1 आपके पास कितना था, D1 है हमारे पास 55, D की वैल्यू भी 55 है, ये 1 आ गया। y की वैल्यू होगी D2 अपॉन में D, ये -55 है, 55 से डिवाइड करेंगे -1। z की वैल्यू आएगी D3 अपॉन में D, ये भी -55 है, ये भी आ गया -1। तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, चेक कर सकते हो कि इक्वेशन में डाल के अगर आप यहाँ पर 5 डालते हो, 1 डालते हो तो ये 5 हो गया, ये +7 हो जाएगा, 5 + 7 12, और इधर -1 डालेंगे, z की वैल्यू 11 आ जाएगा, यानी आंसर आपका ठीक है। और बुक के आंसर से भी अगर हम मैच कर लेंगे
तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप दो अगर इक्वेशन दे रखी हैं, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है तो उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है तो उसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं क्रैमर रूल के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के बारे में तो समझ लिया कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं क्रैमर रूल की हेल्प से, लेकिन क्वेश्चन में आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, क्या है। तो अगर वो कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, पहले हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम की, ठीक है, जिसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो सबसे पहले आप डी निकाल के देखेंगे। अगर डी आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है आप इसका एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर ये केस आता है कि डी 0 के बराबर आ जाए, यानी जो पहला डिटरमिनेंट आप निकालते हो अगर वही 0 के बराबर आ जाए और D1 या D2 दोनों में से कोई एक कम से कम नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालते हो x की वैल्यू क्या होती है, D1 अपॉन में D, दूसरी आती है D2 अपॉन में D, y की वैल्यू। अब ये तो मान लो 0 है, ये 0 है तो नॉट डिफाइंड तो हो ही गया, लेकिन मान लो कि आपके पास इन दोनों में से कोई एक जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर ये तीसरा केस आता है कि इसमें डी भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, तो जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी इसके पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाले केस की बात करें, अगर तीन इक्वेशन दे रखी है, तीन ही वेरिएबल दे रखे हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन होमोजीनस की ही बात कर रहे हैं अभी। इसमें भी आप पहली कंडीशन वही है कि डी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आप इसका एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अगर डी आपका 0 आ जाता है और उसके बाद D1, D2 या D3 में से कम कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाए तो हम बोलेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर सेम चीज़ यहाँ पर अगर ये सारे के सारे 0 हो जाए तो जो सिस्टम है वो मे और मे नॉट भी कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट दोनों में थोड़ा सा डिफर है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो हम यहाँ सीधा बता देंगे कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, लेकिन अगर इस केस में होता है तीन इक्वेशन होती हैं तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और वो डिपेंडेंट होंगे। तो बच्चों बात कर लेते हैं जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है वहाँ पर आप सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मान लो आपके पास ये तीन इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन में आप देखोगे कि ये तीनों इक्वेशंस में एक सॉल्यूशन तो आपका यहाँ पर हमेशा रहेगा x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसका एक हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो रहता ही है, इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करना चाहें, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो क्या कंडीशंस बनती है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो D1 है, जो D है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि जब आप x या y या z की वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, D1 अपॉन में D, D2 अपॉन में D और D3 अपॉन में D। तो ये जो D हमने निकाला इसका D इसका नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब उस केस में अगर आप D1 की वैल्यू निकालते हो तो D1 की वैल्यू आपकी क्या होगी। D1 में हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट वाले एलिमेंट है उनको हम x वाले कोफिशिएंट की जगह फिल कर देते हैं। बाकी आप यहाँ पर रखोगे B1, B2, B3, C1, C2 और C3। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालोगे D1 की वैल्यू तो क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि ये सारे कॉलम जो हैं 0 के बराबर है, जितने भी एलिमेंट है। ऐसे अगर आप D2 की वैल्यू निकालोगे तो भी 0 आएगी और D3 की वैल्यू निकालोगे तो भी 0 आएगी। तो यानी यहाँ से अगर आप x y z की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या होगी, D1 अपॉन में D। ठीक है, D1 क्या आपके पास 0 है, D की वैल्यू कुछ भी है नॉन ज़ीरो, तो आएगा क्या आंसर, आंसर तो 0 ही आएगा। y की वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी और z की वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आ रहा है, क्योंकि तीनों की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो सॉल्यूशन ट्रिवियल हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लेके चलें कि D1, अगर D की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर ली थी, अगर D की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा। अगर D की वैल्यू 0 आ जाए तो उस केस में जब आप 0 अपॉन 0 रखोगे तो देन इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएंगे।
यानी अगर आप नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो आपके पास दो केस यहाँ पर बनेंगे। अगर आपका डी नॉट इक्वल्स टू 0 है देन इट हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन, और अगर आपकी वैल्यू जो है डी की वैल्यू 0 के बराबर है देन इट हैज़ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके दो कंडीशन बनेगी, और दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो निकल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और अगर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालें तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है बट डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी सिस्टम तो कंसिस्टेंट है एंड डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों ही केस में कंसिस्टेंसीज की अगर बात करेंगे तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी जो उसका सिस्टम होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो आई थिंक ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया क्रैमर रूल, इसके बारे में आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गए, कंसिस्टेंसी समझ में आ गई कि कब कंसिस्टेंट होता है कब कंसिस्टेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं इसके क्वेश्चंस करेंगे पहले एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम मैट्रिक्स मेथड की बात करेंगे, फिर उसके बाद रो रिडक्शन मेथड है उसकी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।